हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग सारे जो ओल्ड्स पेपर हैं मैं सारे आपको सॉल्व करा दूंगा। इसके पहले मैंने रीजनिंग का सॉल्व कराया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट यहाँ पे 2 में लेके आया हूँ, जो कि 16 फरवरी 2014 का एग्ज़ाम हुआ था उसका। इसमें जो जितने साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि हमको साइंस के क्वेश्चन मैक्सिमम देखने के लिए मिलते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे मिला के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है इसमें मैं सारे साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन हमको पूछे गए 16 फरवरी 2014 को। तो इसका पार्ट 1 मैंने इसके पहले इसका पार्ट 1 बनाया था 16 फरवरी 2014 के जनरल नॉलेज क्वेश्चन के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो आपको ऊपर यहाँ कॉर्नर में आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे भी टैप करके देख सकते हैं। और लगभग सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद एक पेपर जैसे ही खत्म होता है, लगभग मैं रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीए के लगभग जो भी सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं तो मैं आपको एक पूरा शेड्यूल बना के दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, क्योंकि फेसबुक जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने 2014 के जो ओल्ड पेपर हैं वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो आप उस ओल्ड पेपर को लेके एक बार सॉल्व करिए, देखिए उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो उसका भी मैं पूरा सॉल्व करके आप लोग के लिए लेके आऊँगा अपने चैनल पे। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके क्वेरी हो, क्वेश्चन हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे दूसरे आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम मेल मिलती है। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, और इस पर भी टैप कर लें, तो हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साइंस से जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था कि द हार्ट रेट इन एन एडल्ट पर्सन इज, वयस्क व्यक्ति की धड़कन की दर क्या होती है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे वयस्क व्यक्ति की धड़कन की दर पूछी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हृदय की धड़कन है, हार्ट रेट है, इसका तात्पर्य यह है कि जो हृदय की धड़कन है, हार्ट रेट है, इसका तात्पर्य यह है कि स्पीड से, हृदय की जो गति है उसकी स्पीड से यहाँ पे तात्पर्य है। और विशेष रूप से दिल की धड़कन को प्रति मिनट दर से व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो सामान्य मनुष्य की लगभग 60 से 100 बार धड़कता है एक मिनट में, 60 to 100 मतलब टाइम्स ये बीट करता है हार्ट हमारा। लेकिन यहाँ पे पूछा है वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनकी दिल की धड़कन कितनी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है जो है कि 70 से 80 बार, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट, जो कि वयस्क व्यक्तियों की हृदय की धड़कन होती है। ये क्वेश्चन पूछा था तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए साइंस से जो हमको मिला, साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है, ठीक है। ऑप्शन था इमली, सेव, दूध, नींबू, ठीक है। देखिए साइट्रिक एसिड नींबू, संतरे और कागजी नींबू तथा अन्य खट्टे अम्ल वाले फलों के रस की मात्रा में अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। खट्टा अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नींबू के जूस में ये लगभग 5% से लेकर 6% तक होता है। साइट्रिक अम्ल जो नींबू का रस होता है उसमें लगभग 5% से 6% साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक खट्टा अम्ल कह लीजिए इसको। तो साइट्रिक एसिड है जो, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है कि सबसे पहले 1784 ईस्वी में की गई थी। और महान रसायन शास्त्री कार्ल्स विल्हेल्म इन्होंने की थी 1784 ईस्वी में, ये जो साइट्रिक एसिड है इसकी खोज की थी। और उन्होंने सर्वप्रथम नींबू के रस का क्रिस्टलीकरण किया था। तो वहीं से हमको पता चला कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, चौथा ऑप्शन है इसका नींबू में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैपवॉर्म, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृमि फीता कृमि होता है, ठीक है। कृमि, ठीक है, फीता कृमि होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, फैसियोला, सिस्टोसोमा, टीनिया और एंटेरोबियस। इसका जो सही आंसर है वो है टीनिया, ठीक है। टीनिया जीनस 1 से संबंधित एक ऐसा कीड़ा है जो आंतों में पाया जाता है। इसे फीता कृमि भी कहते हैं, मतलब टेप वॉर्म कहते हैं, मतलब फीता कृमि करते हैं। और ये आंतों में पाया जाता है, ठीक है। इसकी लगभग 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। टेनिया या जीनस प्रजाति से संबंधित कीट की आकृति बिल्कुल रिबन की तरह होती है, जो बाद में कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, टीनिया, ठीक है। और यह आंतों में पाया जाता है, ओके।
अब यहाँ पे देखिए ये इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे था कि द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो आई थिंक तुरंत आप आंसर कर देंगे लैक्टोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में दिया हाइड्रोमीटर, स्टैग्लोमीटर, थर्मोमीटर, लेकिन इसका जो सही आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग जो है दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। दूध का विशिष्ट गुरुत्व इसकी रचना का निर्णायक संकेत हमें नहीं देता है, क्योंकि दूध में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं जो या तो पानी से भरा होता है या तो हल्के होते हैं। तो इसको नापने के लिए, इसकी माप के लिए, इसकी शुद्धता के माप के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड? ठीक है, तो दाब, तापमान, आर्द्रता, घनत्व। ठीक है, दाब पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तापमान पे इफेक्ट पड़ता है, घनत्व पे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए ध्वनि की गति तापमान, दबाव, घनत्व और इस माध्यम पर निर्भर करती है कि ध्वनि की तरंगें कहाँ चलती है। अधिकतर मामलों में डेंसिटी के माध्यम से ही ध्वनि की तरंगें तेज गति से संचलित होती हैं। वायु का घनत्व वायुमंडलीय दाब, तापमान तथा ऊंचाई पर प्रभावित होता है, लेकिन आर्द्रता पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्वनि का जो वेग है उसका आर्द्रता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड द सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? ठीक है, जब कोई पिंड वृत्ताकार, इसका आंसर देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, समान वेग, परिवर्ती त्वरण, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान चाल, समान वेग, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, समान चाल, परिवर्ती गति, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल एक्सेलरेशन, समान चाल, परिवर्ती त्वरण। इसमें कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, समान वेग एंड परिवर्ती त्वरण। देखिए, जब कोई पिंड वृत्ताकार रास्ते पर नियत वेग के साथ घूमता है तब उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, पिंड का त्वरण एक समान वृत्तीय गति के साथ हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर अनुभवित होता है। यह त्वरण मात्रा में स्थायी होता है, लेकिन इसकी दिशा बदलती रहती है, अतः वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा, समान वेग एंड परिवर्ती त्वरण, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत या फिर विद्युत क्षेत्र, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र। आई थिंक इसका जो ऑप्शन है वो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होता है। देखिए, एक विद्युत वाहक चालक जैसे एक धातु या तार अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ऐसा तार में आवेश की गति के कारण होता है। यह गति केंद्रीय वृत्तों के रूप में तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो धारावाहक चालक किसे संबंध होता है? तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, KMnO4 कैन बी यूज एज। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पहले आप जान लीजिए कि KMnO4 है क्या। तो ये है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, उसका ये केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है KMnO4। ठीक है, अब ये क्या है? KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशक के रूप में, या फिर विसंक्रात्मक के रूप में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विसंक्रात्मक। ये क्या है? देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक यौगिक रसायन है जिसका सूत्र आपको बता दिया मैंने, KMnO4 है। यह उपचायक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट रोगाणु रोधक का काम करता है। उदाहरण के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट का हल्का पतला घोल घाव फोड़े को ठीक करने के काम आता है। त्वचा रोग, हाथ पैरों के संक्रमण हो जाने पर भी इसके घोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रात्मक, पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप जरूर उसको टिक मार करें। और
आपको क्वेश्चन कुछ रिपीटेड भी मिलते हैं पुराने, आपको एक पुराने पेपर से एक आइडिया भी लगता रहता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। लगभग एक पेपर मैं सॉल्व करा दूँ, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं और पेपर सॉल्व करा दूंगा, नहीं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और ये एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2014 का मैंने PDF वर्जन में अपने फेसबुक ग्रुप पे डाला हुआ है, उसका लिंक आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए अपने से। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें फेसबुक ग्रुप स्टडी इन हिंदी का, और फेसबुक पेज भी आप उसको भी लाइक कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी नोटिफिकेशन हो, अगर आप फेसबुक पे हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नहीं तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन तो आपको मिलता ही रहता है। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था उस समय। अ थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को हम क्या कहते हैं? तो आई थिंक लगभग सब लोगों को ये इसका आंसर पता होगा। मोर्टार, गारा मसाला आपने सुना होगा, जो पूरा सब एक साथ मिक्स करके दीवार बनाते हैं या फिर घर का जो निर्माण होता है, तो उसमें उसी को कहते हैं क्या, गारा मसाला या फिर मोर्टार कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल रिएक्शन? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। बर्निंग ऑफ द पेपर, कागज का जलना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, पानी का भाप में बदलना, ओके, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। इसमें से क्या जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3, पानी का भाप में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए, पानी का भाप के रूप में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ जो कि जल की अवस्था में अपनी संरचना में बदलाव के बिना बदलती है। भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में बदलाव को शामिल करता है। जल के भौतिक गुणों के उदाहरण हैं पिघलना, गैसीय रूप में बदलना, स्थायित्व में बदलना, शक्ति में बदलाव, क्रिस्टलीय रूप में बदलना, संगठात्मक बदलाव, आकार, आकृति, रंग, मात्रा और घनत्व में बदलाव। ये सब जो है भौतिक गुण है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में बदलना, बाकी सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एनेस्थेटिक? ठीक है, संवेदनाहारी एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। क्या एक्चुअली में, देखिए आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, हंसाने वाली गैस। ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे इसको, हंसाने वाली गैस। इट मीन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या है? N2O। आई थिंक ये इजी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इसलिए दिया था संवेदनाहारी, मतलब आपकी संवेदन शक्ति खत्म हो गई, आप अनलिमिटेड हंसने लगते हैं, या फिर बहुत सी रोगों में भी इसका यूज होता है N2O का। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हमको पूछा गया था। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। दंत चिकित्सा के दौरान अंतःशोषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आपातकालीन चिकित्सा केंद्रों और एम्बुलेंस के सर्जरी केंद्रों में भी यह गैस की प्रयोग होती है। यह एक रंगहीन अंतःशोषण अकार्बनिक पदार्थ है। कौन सा गैस है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि जिसको हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्ति की जाती है? ठीक है, सीटेन संख्या, स्वर्णांक, गोल्ड नंबर, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर, एडेड अनलीड कंपाउंड्स, योजित अनलेडेड यौगिक। ये देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे हमको मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या बोलिए या फिर बोलिए अष्टक संख्या बोलिए, यह प्रज्वलनशील गैसों, पेट्रोल या गैसोलीन का मानक मापक है। ठीक है, किसी ईंधन के अपस्फोटन मतलब नॉकिंग को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होता है उतना अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। तो ऑक्टेन नंबर इसे अभिव्यक्त करता है, ओके, पेट्रोल की गुणवत्ता को। ओके, देखिए यहाँ पे एक अनदर इजी क्वेश्चन यहाँ पे था कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कह लीजिए, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कह लीजिए 78.03। यहाँ पे तो 85.02 भी है, लेकिन 78.03 इसका राइट आंसर है। देखिए, शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 78.03,
ऑक्सीजन की मात्रा होता है 20.95, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके साथ। ऑर्गन की मात्रा होता है 0.93%, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.039%, और अन्य गैस लगभग 1% में सारे होते हैं, ठीक है। तो यही सब है, लेकिन यहाँ पे हमको नाइट्रोजन का पूछा था, तो नाइट्रोजन का 78.78% नॉर्मली लोग कहते हैं, तो 78.03% इसका जो है राइट आंसर है। ओके, देखिए यहाँ पे एक साइंस सेम को और क्वेश्चन, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो अपमार्जक देखिए क्या होता है। अपमार्जक ऐसे जीव होते हैं जो जैव पदार्थों को नष्ट करने वाले, जैसे मांस या पौधों को सड़ाने वाले पदार्थों का उपभोग करता है। नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया को मारता है तथा पर्यावरण को बैक्टीरिया मुक्त रखता है। ये परिस्थिति तंत्र को उपाचायकों से बचाता है। जो शैवाल होते हैं वही होते हैं मिट्टी के अपमार्जक, ठीक है। ये जो है कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं उसको, मिट्टी को। यहाँ पे इस रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? शैवाल। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किस पे ये काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, अंतरिक्ष यान और रॉकेट का आधुनिक विज्ञान न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के 3 नियमों के कुछ सिद्धांतों और समीकरणों पर आधारित है, ठीक है। मतलब न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, उसी पर यह आधारित है। इसका विकास 1600 में हुआ था। विशेष रूप से गति का तीसरा नियम, जो कि बल की क्रिया एवं प्रतिक्रिया पर आधारित है, स्पष्ट करता है कि एक रॉकेट कैसे गति करता है। रॉकेट को आगे चलाने के लिए इंजन पीछे से बल लगाता है। इंजन की क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट गति करने लगता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है, जो रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन थे 2014 के। तो ये कुछ साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तकरीबन 15 क्वेश्चन जो हमको पूछे गए थे। तो आप सोच लीजिए कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन तो सिर्फ साइंस से मिलेंगे। तो साइंस का आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं साइंस का भी लगभग सारे पार्ट्स को कवर कर दूंगा। MTS के आते आते लगभग सब मैं आपको कवर कर दूंगा, जिससे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अराउंड में सारे आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। और एक पार्ट मैं इसका और बनाऊंगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, इंग्लिश जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे आपको जो फ्रेंड हैं उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब भी कर ले। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।